मुंबई ये वही शहर है जिसे लोग कहते हैं कभी सोता नहीं, लेकिन आज इस शहर की धड़कनें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। वक्त के लंबे 17 साल बाद जेल की सलाखों के पीछे से लौट आया है वो शख्स जिसके नाम से कभी पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। अरुण गवली, दगड़ी चौल का डैडी। वही नाम जिसने दाऊद इब्राहिम जैसी हस्ती को सीधी टक्कर दी। वही डॉन जिसने छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टरों को भी पीछे छोड़ दिया। और अब जब वो बाहर आया है तो लगता है मानो पूरा मुंबई रुक गया हो। सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां उड़ रही हैं, नारों की गूंज आसमान तक पहुंच रही है और दगड़ी चौल का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं दिख रहा। इतने भव्य स्वागत की गवाही इस शहर ने पिछले कई बरसों से नहीं देखी थी। लोग चीख रहे थे, डैडी वापस आ गया। और सच मानो, ये नारा जैसे हर गली में गूंजने लगा। आज हालात ऐसे हैं कि लॉरेंस खामोश बैठा है, दाऊद बेचैन है, क्योंकि जिस नाम से वो डरते थे वो फिर से जिंदा होकर उनके सामने खड़ा हो गया है। ये वही कहानी है उस लड़के की जिसने गरीबी के अंधेरों से निकलकर अंडरवर्ल्ड की चोटी तक पहुंचने की हिम्मत की। वही शख्स जिसने अपने मोहल्ले के लिए पिता जैसा स्थान पाया और लोगों ने उसे डैडी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। 17 साल बाद जेल से निकलकर अब वो शख्स फिर से मुंबई के इतिहास में अपनी दास्तान लिखने को तैयार है। और यहीं से शुरू होती है अरुण गवली की खून और बारूद से भरी कहानी। मुंबई 1970 के बाद का दौर, जब इस शहर की हवाओं में बारूद की बू घुली रहती थी और हर मोहल्ले पर किसी न किसी गैंग का राज था। उसी समय हड़तालों और लॉकआउट्स की मार से मुंबई की कई टेक्सटाइल मिलें बंद हो गईं और एक झटके में लाखों मजदूरों की रोजी रोटी छिन गई। इन्हीं बेरोजगारों की भीड़ में एक ऐसा नौजवान भी था जिसने नौकरी गंवाने के बाद जिंदगी की राह बदल दी। वही लड़का जिसने अपराध की दुनिया में कदम रखकर अपनी खुद की गैंग खड़ी की। धीरे धीरे सेंट्रल मुंबई की तंग गलियों में उसका नाम गूंजने लगा। उसने एक एक कर पुरानी जमी हुई गैंग से टकराकर उन्हें मिटा डाला और ताकत हासिल करने के लिए दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। बहुत जल्द ये रिश्ता दुश्मनी में बदल गया और नतीजा ये हुआ कि मुंबई की सड़कों पर खून बहने लगा। दाऊद ने बदले की आग में उसके भाई की हत्या करवा दी तो उस लड़के ने सबके सामने दाऊद के जीजा को मौत के घाट उतारकर हिसाब बराबर कर दिया। उसकी हिम्मत इतनी बड़ी थी कि जब पुलिस के डर से दाऊद और दूसरे बड़े डॉन देश से भागकर छुप रहे थे, तब भी ये शख्स मुंबई में डटा रहा और अपने क्रिमिनल साम्राज्य को फैलाता रहा। इतना ही नहीं, वही डॉन आगे चलकर सत्ता की गलियों तक पहुंचा और विधायक की कुर्सी तक भी जा पहुंचा। ये कहानी है अरुण गुलाब गवली की, जिसे लोग डैडी ऑफ डॉन्स कहकर पुकारते हैं। यहां तक कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने भी एक बार कहा था, अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपार गांव में हुआ। हालांकि उसका परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के खंडवा का रहने वाला था। उसके पिता गुलाबराव 1950 के शुरुआती दशक में बेहतर काम की तलाश में अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई के साथ मुंबई आ बसे। यहां आकर दोनों ने टेक्सटाइल मिलों में काम करना शुरू किया और इसी शहर में रहते हुए उनके 6 बच्चे हुए। घर बड़ा था, कमाई छोटी, लेकिन गुलाबराव का सपना बड़ा था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमाएं। इसी उम्मीद में उन्होंने अरुण का दाखिला बायकला के म्यूनिसिपल स्कूल में कराया। वहीं से उसने प्राथमिक पढ़ाई की और फिर आगे की पढ़ाई सिटी हाई स्कूल से शुरू की। लेकिन जब अरुण 11वीं क्लास में था, तभी उसके पिता की नौकरी छूट गई और घर की हालत और बिगड़ गई। मजबूरी ने अरुण से उसकी पढ़ाई छीन ली और उसे अपने परिवार के पुराने धंधे में उतरना पड़ा, दूध सप्लाई करने का। दूध बेचते बेचते उसने मुंबई की गलियों, वहां के लोगों और उनकी तकलीफों को बेहद करीब से महसूस किया। यही समझ आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। उस वक्त मुंबई को मिलों का शहर कहा जाता था। परेल, चिंचपोकली, बायकला और कॉटन ग्रीन जैसे इलाकों में सैकड़ों मिलें धड़धड़ चल रही थीं और लाखों मजदूर दिन रात काम किया करते थे। ये वही गलियां थीं जहां से एक साधारण दूध बेचने वाला लड़का आगे चलकर डैडी ऑफ डॉन्स बनने वाला था। अरुण गवली की जिंदगी का वो मोड़ भी दिलचस्प है जब दूध बेचने के काम के बाद उसने फैसला किया कि अब उसे भीड़ के साथ चलना है। उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रास्ता पकड़ा और खटाऊ मिल्स, गोदरेज एंड बॉयज और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जैसी नामी कंपनियों में काम किया।
कुछ साल सब ठीक चला, लेकिन 1970 के आखिर तक मुंबई की मिलों में हड़तालें और लॉकआउट्स शुरू हो गए। धीरे धीरे मिलों के शटर हमेशा के लिए गिरने लगे और लाखों लोग सड़क पर आ गए। उन्हीं में से एक अरुण गवली भी था। इसी वक्त उसकी मुलाकात अपने पुराने स्कूल फ्रेंड रमा नायक से हुई। रमा अब अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और उसके साथ कुछ लड़कों की टोली भी थी। बेरोजगारी से परेशान गवली को यह नया रास्ता ज्यादा आसान और फायदे वाला लगा। उसने अपने भाई किशोर गवली के साथ डॉन पारसनाथ पांडे के लिए काम शुरू कर दिया। पारसनाथ बायकला इलाके में मटका और अवैध शराब का धंधा चलाता था। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही अरुण के पास पावर और लोकल सपोर्ट बढ़ा, उसने पांडे को ही आंख दिखाना शुरू कर दिया। उसके मन में ख्वाहिश जागी कि मटका का सारा कारोबार सिर्फ उसी का हो। लेकिन अकेले पांडे से भिड़ना आसान नहीं था, इसलिए गवली ने अपने दोस्त रमा नायक से हाथ मिलाया। रमा भी अब तक उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। इसके बाद उन्होंने एक और गैंगस्टर बाबू रेशम के साथ मिलकर बीआरए गैंग खड़ी कर दी। नाम रखा गया बीआरए, यानी तीनों के नाम के पहले अक्षर। मकसद साफ था, सेंट्रल मुंबई के इलाकों पर अपना दबदबा कायम करना। बायकला, परेल, सात रास्ता, आगरीपाड़ा, मसगांव और लालबाग जैसी जगहों में उनकी पकड़ जमने लगी। उस वक्त मुंबई में उत्तर प्रदेश और बिहार से काम की तलाश में हजारों लोग हर महीने आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन से लोकल मराठी लोगों को लगने लगा कि उनकी नौकरियां छिन रही हैं। यही गुस्सा गवली ने भुनाना शुरू किया। बायकला पर उस समय मोहन सरमलकर की गैंग का कब्जा था। सरमलकर खुद मराठी था, लेकिन उसकी गैंग में पारसनाथ पांडे, कुंदन दुबे और राज दुबे जैसे ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडियन थे। गवली ने नोटिस किया कि लोकल लोग इस वजह से सरमलकर की गैंग को दिल से नहीं मानते। बस यहीं से उसने खेल पलटा। उसने खुलेआम सरमलकर को ललकारा और नॉर्थ इंडियंस को मुंबई से निकालने की बातें करने लगा। गवली ने मोहन सरमलकर की टोली को भैया गैंग कहना शुरू किया और अपनी गैंग का नाम बदलकर बायकला कंपनी रख लिया, ताकि बायकला के लोग उसे असली दादा समझें। महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियंस को भैया कहा जाता था। जहां नॉर्थ इंडिया में भैया बड़े भाई का सम्मानजनक संबोधन था, वहीं मुंबई में इसे ताने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। गवली पहला इंसान था जिसने इस शब्द को हथियार बना दिया और भैया गैंगस्टरों को चुनौती दी। कहा जाता है शिवसेना का मशहूर नारा भैया भगाओ मुंबई बचाओ भी गवली की इसी चाल से प्रेरित हुआ था। एक तरफ अरुण गवली लोकल लोगों की नजर में हीरो बन रहा था, तो दूसरी तरफ गैंग का नाम बदलने से लोगों में कंफ्यूजन फैल गया। कई लोग, जिन्हें लगता था कि बायकला गैंग और बायकला कंपनी एक ही है, वो गलती से गवली की टोली में शामिल हो जाते। इससे उसकी ताकत और तेजी से बढ़ने लगी। अब गवली सीधा मोहन सरमलकर की गैंग से भिड़ने लगा था। दुश्मनी गहरी हो गई, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों गुटों के बीच आग और भड़का दी। कुंदन दुबे की बहन पुष्पा और रमा नायक का बड़ा भाई अरविंद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जैसे ही ये बात कुंदन को पता चली, उसका गुस्सा फूट पड़ा। एक दिन सबके सामने बीच सड़क पर उसने अरविंद की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। तभी अरविंद का छोटा भाई उमाकांत दौड़कर आया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुंदन का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने सबके सामने चाकू घोंपकर उमाकांत की हत्या कर दी। उस दिन की चीखें बायकला की गलियों में देर तक गूंजती रहीं और उसी दिन से इस दुश्मनी का खेल और भी खून खराबे में बदल गया। अपने छोटे भाई की मौत के बाद रमा नायक की आंखों में सिर्फ खून उतर आया था। वह हर हाल में कुंदन दुबे को खत्म करना चाहता था। यहीं से बीआरए गैंग और भैया गैंग के बीच असली जंग शुरू हुई। गवली के लोगों ने एक एक कर भैया गैंग के गुर्गों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन तो हद ही हो गई जब अरुण गवली के लड़कों ने पारसनाथ पांडे को चारों तरफ से घेर लिया और भरे बाजार में चाकुओं और तलवारों से गोदकर बेरहमी से मार डाला। इसके कुछ वक्त बाद मोहन सरमलकर भी मौत के घाट उतार दिया गया। गवली का खौफ इतना बढ़ गया कि उसके लोगों ने कुंदन दुबे को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो जान बचाकर शहर छोड़कर भाग निकला। पारसनाथ और मोहन की मौत ने मटका कारोबार को हिलाकर रख दिया। कई ऑपरेटर डर से धंधा छोड़ बैठे और जो बचे वो गवली की बीआरए गैंग की छतरी के नीचे आ गए। अब मटका, अवैध शराब और वसूली से गवली और ज्यादा ताकतवर बन गया। इस बीच उसने सदा पावले उर्फ सदा मामा से भी हाथ मिला लिया, जिससे उसकी पकड़
और गहरी हो गई। कुछ ही सालों में सेंट्रल मुंबई पर उसकी दादागिरी साफ दिखाई देने लगी। इसी दौरान पुलिस ने लगातार हो रही हत्याओं के चलते रमा नायक को पकड़कर जेल में डाल दिया। जेल की सलाखों के पीछे उसकी मुलाकात हुई राजन नायर उर्फ बड़ा राजन से। दोनों में दोस्ती हो गई और चूंकि बड़ा राजन पहले से ही दाऊद का आदमी था, तो रमा नायक ने उसी कनेक्शन के सहारे दाऊद से भी रिश्ते बना लिए। उस वक्त हालात बेहद नाजुक थे। पठान गैंग ने मन्या सुरवे के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया था। दाऊद बदले की आग में जल रहा था। ऐसे में उसने अरुण गवली का हाथ थामा और अपने दुश्मनों को मिटाने का जिम्मा उसे सौंप दिया। नतीजा यह हुआ कि दाऊद की मुखबिरी और गवली के लड़ाकों की ताकत ने मिलकर मुंबई की सड़कों को खून से लाल कर दिया। मन्या सुरवे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और गवली की बायकला कंपनी ने दाऊद की मदद से पहले पठान गैंग के करीम लाला के भतीजे समद खान को और फिर उसके भाई अब्दुल रहीम खान को खत्म कर डाला। साल 1988 तक अरुण गवली ने इतनी सुपारियां ली कि उसे अंडरवर्ल्ड में सुपारी किंग कहा जाने लगा। इस दौरान उसका ताल्लुक दाऊद के दाहिने हाथ छोटा राजन से भी गहरा हो गया। दाऊद के लिए काम करते हुए गवली ने रियल एस्टेट में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। उस वक्त पुलिस ऐसे सिविल मामलों में हाथ नहीं डालती थी, तो गवली ने ठेकेदारों को प्रोटेक्शन देने और उनके पैसे के झगड़े निपटाने का काम शुरू कर दिया। इसके बदले में कभी वो ठेकेदार से फ्लैट लेता तो कभी मुनाफे का आधा हिस्सा। इस खेल से उसने कुछ ही सालों में करोड़ों बना लिए। लेकिन यही रियल एस्टेट का खेल आगे चलकर उसकी और दाऊद की दोस्ती की जड़ें हिला गया। हुआ यूं कि साल 1988 में दाऊद का भरोसेमंद आदमी शरद शेट्टी और गवली का साथी रमा नायक जोगेश्वरी की एक बड़ी जमीन की डील को लेकर आमने सामने आ गए। रमा नायक को पूरा यकीन था कि दाऊद उसका साथ देगा। आखिर उसने गवली के साथ मिलकर दाऊद के कई दुश्मनों को मिटाया था, लेकिन दाऊद ने सबके सामने अपने खास शरद शेट्टी का पक्ष लिया। यह सुनकर रमा नायक आग बबूला हो गया। उसने भीड़ में खड़े होकर दाऊद की सरेआम बेइज्जती कर दी। उस वक्त तो दाऊद खामोश रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था, रमा तेरा वक्त अब खत्म होने वाला है। दाऊद ने चालाकी से रमा नायक की पुलिस में मुखबिरी शुरू कर दी और कुछ ही महीनों बाद पुलिस ने एनकाउंटर में रमा नायक को ढेर कर दिया। उस दिन बायकला की गलियों में खबर गूंजी, रमा नायक अब जिंदा नहीं रहा। और वहीं से गवली और दाऊद की कहानी ने नया मोड़ लिया। अरुण गवली ने रमन नायक को हमेशा अपना सगा भाई समझा था, लेकिन जब उसे पता चला कि दाऊद ने साजिश करके रमन नायक को मरवाया है, तो उसके अंदर की आग बेकाबू हो गई। उसी पल गवली ने दाऊद और डी कंपनी से सारे रिश्ते तोड़ दिए और यहीं से मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक जंग की शुरुआत हुई। अब गलियों में गोलियों की गूंज आम हो चुकी थी। हर तरफ खून, डर और दहशत का खेल चल रहा था। इस जंग ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। रमन नायक की मौत के बाद गवली ने पायकला कंपनी की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली। उसने दगड़ी चौल को सिर्फ रहने की जगह नहीं रहने दिया, बल्कि उसे अपनी क्राइम की सल्तनत का किला बना डाला। यह वही जगह थी जहां से एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स के प्लान बनते थे। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए गवली ने अपने घर के नीचे कई गुप्त सुरंगें बनवा रखी थी, ताकि वक्त पड़ने पर पलक झपकते ही गायब हो सके। उसका ठिकाना किसी फोर्ट्रेस से कम नहीं था। चारों ओर 15 फीट ऊंची दीवारें, आलीशान बंगले और हर कोने में छुपने की जगह। यहां तक कि अलमारियों और बेड्स तक में उसने गुप्त कमरे बनवा रखे थे। उसकी सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि जिसने ये जगह बनाई थी, उसी कारपेंटर को उसने जान से मरवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसके सेफ जोन के बारे में जान पाए। इसी अंधेरे दौर में उसकी जिंदगी में रोशनी भी आई। पुणे के वडगांव मावल की एक लड़की जुबेदा मुजावर से गवली को मोहब्बत हो गई। जब उसने शादी की बात रखी तो जुबेदा के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि धर्म अलग था, लेकिन प्यार किसी दीवार को नहीं मानता। दोनों ने दुनिया की परवाह किए बिना शादी कर ली। जुबेदा ने हिंदू धर्म अपनाकर आशा गवली का नाम लिया और वो आगे चलकर गवली की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। दगड़ी चौल से गवली की ताकत आसमान छू रही थी। लेकिन दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम भी खामोश बैठने वाला नहीं था। गवली उसके कई भरोसेमंद लोगों को मरवा चुका था। उनमें से एक था सतीश राजे, जो दाऊद के पैसों का हिसाब रखता था। बदले की आग में दाऊद ने अपने कुख्यात शूटर
सौतिया को मैदान में उतारा। सौतिया एक मशीन की तरह था, ठंडा, बेरहम और खतरनाक। उसने गवली के सबसे करीबी साथियों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया। पहले बाबू रेशम, फिर अशोक जोशी और आखिर में अरुण गवली का बड़ा भाई किशोर गवली। अपने भाई की मौत ने अरुण को अंदर से तोड़ दिया। अरुण गवली ने कसम खाई, दाऊद, तूने मेरा खून लिया है, अब मैं तेरा खून बहाऊंगा। लेकिन उस वक्त तक दाऊद मुंबई छोड़कर दुबई भाग चुका था। सीधा दाऊद तक पहुंचना नामुमकिन था। इसलिए गवली ने उसके सबसे करीबी को निशाना बनाने का फैसला किया। वो था दाऊद की बहन हसीना पारकर का पति इब्राहिम पारकर। 26 जुलाई 1992 को दिन दहाड़े गवली के 4 शूटर होटल में घुसे और इब्राहिम पारकर को गोलियों से छलनी कर दिया। गोलियों की गूंज ने पूरा मुंबई हिला दिया। अपने बहनोई की मौत से दाऊद तिलमिला उठा। बदले का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों गैंग्स ने कुछ ही महीनों में एक दूसरे के 24 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। 12 सितंबर 1992 को दाऊद के शूटरों ने मुंबई के जे हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हलदंकर को दिन दहाड़े मार गिराया। वही शैलेश जो इब्राहिम पारकर की हत्या में शामिल था। इस शूटआउट में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली। गोलियों की बरसात से पूरा हॉस्पिटल दहल गया। यहां तक कि 2 पुलिस वाले भी इस गोलीबारी की चपेट में आकर मारे गए। मुंबई की फिजाओं में खून की बू झलक रही थी। और ठीक इसी गैंगवॉर के सिर्फ 6 महीने बाद 12 मार्च 1993 को वो काला दिन आया, जब पूरे शहर को 12 सीरियल ब्लास्ट्स ने दहला दिया। यह सिर्फ एक वारदात नहीं थी, बल्कि मुंबई की रूह को चीर देने वाली तबाही थी। मुंबई का दिल दहला देने वाले उन धमाकों में 257 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 1400 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन सीरियल ब्लास्ट्स के पीछे सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इन धमाकों ने अंडरवर्ल्ड की तस्वीर हमेशा के लिए बदल डाली। ब्लास्ट्स का मकसद सिर्फ तबाही नहीं था, बल्कि दाऊद और उसके साथियों ने इसे खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाने के इरादे से करवाया था। यही वजह रही कि डी कंपनी के भीतर ही दरार पड़ गई। दाऊद का सबसे करीबी और उसका दायां हाथ माना जाने वाला छोटा राजन कम्युनल डिवीजन से बुरी तरह टूट गया और उसने डी कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। छोटा राजन ने हिंदू गैंगस्टर्स को साथ लेकर एक नया गैंग खड़ा कर दिया और मुंबई छोड़कर मलेशिया में जाकर बैठ गया, जहां बड़े बड़े डॉन या तो देश छोड़कर भाग गए थे या पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुके थे। वहीं अरुण गवली ने मुंबई छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उसने इस खून खराबे और डर के वक्त को अपने लिए सबसे बड़े मौके की तरह देखा। गवली ने बिना वक्त गवाए दाऊद के बचे हुए आदमियों का एक एक करके सफाया शुरू कर दिया। डर के मारे दाऊद के कई गुर्गे दुबई भाग गए और जो बच गए उन्होंने गवली के सामने सिर झुकाकर उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर सिर्फ एक नाम का सिक्का चल रहा था, अरुण गवली। वह सिर्फ डॉन नहीं रहा था, बल्कि दगड़ी चौल से उसने अपनी एक पैरेलल सरकार खड़ी कर दी थी। हर दिन उसके घर के बाहर लोगों की लाइन लगती। कोई अपने परिवार के झगड़े लेकर आता, कोई पैसों के विवाद के लिए मदद मांगता और गवली राजा की तरह कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता। कई बार तो वह लोगों को अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके नौकरी तक दिलवा देता। यही नहीं, गणपति और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार वह खुद धूमधाम से ऑर्गेनाइज करता। इसी वजह से दगड़ी चौल और आसपास के इलाकों में उसकी छवि सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि एक रॉबिन हुड जैसी बन गई थी। लोग उसे दिल से चाहते थे और प्यार से डैडी कहकर बुलाते थे। मुंबई को अपने इशारों पर नचाने के लिए उसने करीब 1000 शूटरों की फौज खड़ी कर रखी थी। कहा जाता है कि गवली अपने गैंगस्टर्स को बाकायदा मंथली सैलरी देता था, ताकि उनकी वफादारी सिर्फ उसी के लिए रहे, किसी और के लिए नहीं। इस बीच गवली कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन हर बार छूट जाता। गवाह उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे और उसके पास देश के नामी गिरामी क्रिमिनल लॉयर्स की पूरी फौज थी, जो उसे कोर्ट में आसानी से निर्दोष साबित कर देती और बेल दिलवा देती। एक बार तो जब महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री शरद पवार के करीबी जियाउद्दीन बुखारी की हत्या के आरोप में गवली को जेल भेजा गया, तब भी उसने जेल के भीतर से ही अपने क्रिमिनल एम्पायर को चलाया। इस दौरान उसकी पत्नी आशा गवली ने दगड़ी चौल में उसका पूरा राज संभाला। लोग जहां अरुण गवली को डैडी कहते थे,
वहीं उसकी पत्नी को मम्मी बुलाने लगे। 1995 के महाराष्ट्र असेंबली चुनावों का माहौल बन रहा था। बाबरी मस्जिद के गिरने और मुंबई ब्लास्ट्स के बाद पूरे महाराष्ट्र में कम्युनलिज्म का जहर गहराने लगा था। शिवसेना, जो उस वक्त सत्ता से बाहर थी, उसने हिंदू गैंगस्टर्स की बढ़ती ताकत को अपने पक्ष में मोड़ने का फैसला किया। बाल ठाकरे ने अपने भाषणों में इशारों इशारों में कहा, अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। इस एक लाइन ने राजनीति और अंडरवर्ल्ड को पहली बार इतने खुलेआम एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। एक रैली में बाल ठाकरे ने मंच से ऐलान किया, अमर नायक और अरुण गवली ये आमची मुल्ले हैं, हमारे बच्चे। उस वक्त अरुण गवली जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन ठाकरे के मुंह से ये शब्द सुनकर पब्लिक में ये मैसेज चला गया कि गवली पर खुद बाल ठाकरे का हाथ है। नतीजा ये हुआ कि गवली का नाम और भी पॉपुलर होने लगा, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। धीरे धीरे गवली को महसूस हुआ कि शिवसेना उसके बजाय अमर नायक और अश्विन नायक को ज्यादा तरजीह देने लगी है। दोनों का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा था और मुंबई के कई हिस्सों में उनका दबदबा बन चुका था। गवली ये सब देखकर आग बबूला हो उठा। उसने अश्विन नायक को रास्ते से हटाने के लिए उस पर फायरिंग करवाई, मगर किस्मत का खेल देखो, अश्विन नायक बच गया। कुछ वक्त बाद अश्विन नायक की पत्नी नीता नायक ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। बस यही वो पल था जब गवली और शिवसेना के बीच की दूरी खाई में बदल गई। गवली ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह शिवसेना को कभी माफ नहीं करेगा। उसने उनके लोगों को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति करवट बदल रही थी। शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सत्ता हासिल कर ली। उस वक्त गवली जेल में था और उसकी पत्नी आशा गवली को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं पुलिस उसके पति का एनकाउंटर न करवा दे। आशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबके सामने आरोप लगाया, दाऊद से पैसे लेकर पुलिस मेरे पति को मारना चाहती है। इतना ही नहीं, जब भी पुलिस गवली को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करती, आशा अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे पीछे चलती। उसे भरोसा ही नहीं था कि पुलिस ईमानदारी से काम करेगी। गवली को बार बार अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा था ताकि वो अपने गैंग के ऑपरेशंस न चला सके। तभी गवली को खबर लगी कि इन लगातार जेल ट्रांसफर्स के पीछे बाल ठाकरे के करीबी जयंत जाधव का हाथ है। गवली ने जेल से ही अपने आदमियों को हुक्म दिया, जयंत को रास्ते से हटाना है। अप्रैल 1996 में गवली के शूटरों ने जयंत जाधव को उसके घर के बाहर गोलियों से भून डाला। मामला यही नहीं थमा। कुछ ही दिनों बाद गवली ने शिवसेना के एक और एमएलए रमेश मोरे की हत्या करवा दी। जयंत जाधव, जिसे बाल ठाकरे अपने बेटे जैसा मानते थे, उसकी मौत ने ठाकरे को अंदर तक हिला दिया। अब शिवसेना बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से मुंबई पुलिस पर दबाव डालने लगी कि गवली गैंग का नेटवर्क जड़ से खत्म किया जाए। कई गुर्गे गिरफ्तार किए गए और गवली को येवाड़ा जेल भेज दिया गया, जो महाराष्ट्र की सबसे सिक्योर जेलों में गिनी जाती थी। लेकिन जयंत जाधव की हत्या इतनी सफाई से हुई थी कि कोर्ट में गवली के खिलाफ पुख्ता सबूत ही नहीं मिल पाए। नतीजा यह हुआ कि उसी साल के आखिर तक वो बेल पर बाहर आ गया। इस बार जेल से निकलते ही गवली ने मन बना लिया, अब अगर जिंदा रहना है तो रास्ता पॉलिटिक्स से होकर ही जाएगा। उसे समझ आ चुका था कि राजनीति ही वो कवच है जो पुलिस को उसके खिलाफ ट्रिगर दबाने से रोकेगा। कुछ ही महीनों बाद उसने शिवसेना से अलग हुए कई लोकल लीडर्स को साथ मिलाकर अपनी पार्टी खड़ी की, अखिल भारतीय सेना यानी एबीएस। गवली ने शिवसेना जैसी ही स्ट्रेटजी अपनाई, लोकल कनेक्ट, आक्रामक आउटरीच और सिंबॉलिक लॉयल्टी। धीरे धीरे उसकी पार्टी ने मुंबई के कुछ हिस्सों में पकड़ मजबूत कर ली। साल 2004 में उसने मुंबई साउथ सेंट्रल से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मामूली वोटों से हार गया। मगर उसी साल विधानसभा चुनाव में जब उसने चिंचपोकली सीट से एंट्री मारी तो नतीजे चौंकाने वाले थे। अरुण गवली भारी वोटों से जीत गया। मुंबई की गलियों का डॉन, दगड़ी चौल का डैडी अब विधायक बन चुका था। अब तस्वीर बदल चुकी थी। जिस इंसान के पीछे कभी पुलिस की गाड़ियां उसे पकड़ने के लिए दौड़ती थीं, अब वही पुलिस उसके काफिले की सुरक्षा में चलती थी। अरुण गवली जब विधायक बना
तो उसकी सवारी किसी आम नेता जैसी नहीं होती थी। वो हमेशा एक मिनी बस में सफर करता था जिसमें 20 बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे। ये सारे लड़के मिल मजदूर परिवारों से थे और सब उसे प्यार से डैडी कहकर पुकारते थे। गवली अपनी काली कमाई से उनके घर का चूल्हा जलाता और बदले में ये नौजवान उसकी ढाल बनकर खड़े रहते। लेकिन विधायक बनने के बाद भी गवली का दिल चैन से नहीं बैठा। सत्ता के साथ साथ उसका जुर्म का कारोबार भी चलता रहा। कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट, तो कभी शिवसेना के नेताओं को टारगेट करने की प्लानिंग। उसे लगने लगा कि अब कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर यही ओवर कॉन्फिडेंस और शिवसेना से सीधी टक्कर ही आगे जाकर उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। सब कुछ उसकी जिंदगी में बढ़िया चल रहा था, लेकिन साल 2007 ने उसकी किस्मत का रुख बदल दिया। उसी साल की शुरुआत में मुंबई नगर निगम चुनाव हुए। गवली ने अपने कई कैंडिडेट्स उतारे और उनमें से सबसे करीबी अजीत राणे घाटकोपर असल्फा वार्ड से मैदान में थे। सामने शिवसेना ने एक बड़ा नाम उतारा, बिजनेसमैन कमलाकर जाम सांडेकर। मुकाबला कांटे का था। गवली हर कीमत पर राणे की जीत चाहता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो अजीत राणे महज 367 वोटों से हार गए। ये हार गवली के सीने पर तीर की तरह लगी। तभी उसे कमलाकर जाम सांडेकर के दुश्मनों से खबर मिली। 30 लाख की सुपारी है, क्या काम करोगे? गवली ने झट से हामी भर दी। अब उसके पास वजह भी थी और इनाम भी। उसने अपने शार्प शूटरों को आदेश दिया, कमलाकर को जिंदा नहीं छोड़ना। 2 मार्च 2007 की रात गवली के 4 शूटर 2 बाइकों पर पहुंचे और कमलाकर जाम सांडेकर को उनकी बेटी के सामने ही पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियों से भून डाला। यह मर्डर पूरी मुंबई को हिला गया। जांच तेज हुई और कुछ ही महीनों में गवली समेत 15 लोग अरेस्ट हो गए। मई 2008 में उस पर मकोका के तहत केस दर्ज हुआ। गवली के लिए जेल कोई नई जगह नहीं थी। इससे पहले भी वो 8 बार अंदर जा चुका था और हर बार बेल पर बाहर निकल आया था। लेकिन इस बार हालात अलग थे। लगभग 5 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गवली को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। गवली जेल गया तो पुलिस ने उसके साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की ठान ली। मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया। 600 से ज्यादा क्रिमिनल्स एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, जिनमें से 90 गवली गैंग से जुड़े थे। साल 2009 में गवली ने जेल से ही विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर इस बार उसकी पार्टी के सारे उम्मीदवार हार गए। अब उसका साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था। इसके बावजूद उसकी पत्नी आशा गवली और बेटी गीता गवली ने उसकी पॉलिटिकल पार्टी और दगड़ी चौल में उसका इन्फ्लुएंस बनाए रखा। गवली की लाइफ इतनी चर्चित रही कि उस पर फिल्में भी बनी। साल 2015 में उसकी जिंदगी से इंस्पायर्ड मराठी फिल्म दगड़ी चोल रिलीज हुई और साल 2017 में बॉलीवुड फिल्म डैडी आई, जिसमें अर्जुन रामपाल ने अरुण गवली का रोल निभाया। करीब 17 साल से नागपुर जेल में बंद गवली ने साल 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उसने तर्क दिया कि महाराष्ट्र सरकार के साल 2006 के सर्कुलर के हिसाब से जो कैदी 14 साल से ज्यादा की सजा काट चुके हों और जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो, उन्हें रिहा किया जा सकता है। गवली ने कहा, मैंने वक्त काट लिया है, अब मुझे रिहाई का हक है। हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने उसकी अर्ली रिलीज को मंजूरी भी दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए साफ कहा, अरुण गवली आज भी समाज के लिए खतरा है। डगमगाते साम्राज्य, राजनीति की सवारी, अपराध की दुनिया और जेल की सलाखों के बीच अरुण गवली की जिंदगी वाकई किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। अब सवाल यही है कि क्या मुंबई की गलियों का कभी बादशाह कहलाने वाला अरुण गवली, जो अब जेल से बाहर आ चुका है, अपनी पूरी आजादी के साथ फिर से मुंबई की हवा में सांस ले पाएगा, या फिर अंडरवर्ल्ड और राजनीति की दुनियाओं में संतुलन बनाने में ही व्यस्त रहेगा। मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा से ही रहस्यों और खून खराबे से भरा रहा है। एक दौर था जब सपनों की इस नगरी में अरुण गवली का सिक्का चलता था और उससे पहले हर गली मोहल्ले में दाऊद इब्राहिम का खौफ फैला हुआ था।
विडंबना देखिए, दाऊद का बाप खुद मुंबई पुलिस में था, जिसका काम था मुजरिमों को पकड़ना। मगर उसे कहां पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम तो उसी की गोद में पल रहा है। लेकिन दाऊद से पहले भी इस शहर पर एक और नाम का राज चलता था, हाजी मस्तान। उसे मुंबई का पहला डॉन कहा जाता है। सोचिए, वही हाजी मस्तान जिसने कभी पंक्चर की दुकान पर हाथ काला किया, कभी कुल्ली बनकर दिन गुजारे, वही शख्स आगे चलकर ऐसा खिलाड़ी बना कि मुंबई की पूरी काली दुनिया उसके इशारों पर चलने लगी। उसकी कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अगर आप दाऊद इब्राहिम और हाजी मस्तान जैसे दिग्गजों की पूरी दास्तान सुनना चाहते हैं तो उनके ऊपर बने हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखिए, हर हकीकत में छिपी होती है एक अनसुनी कहानी, और हम आपके सामने लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां।